फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द पोजेशन ऑफ सेट ऑफ स्किल्स। मतलब ऐसे स्किल होना, नॉलेज होना जिससे आप फाइनेंशियल यानी पैसों के बारे में अच्छे से डिसीजन ले सकें। इसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। एग्जाम्पल के लिए, आपको अगर लोन लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट का लोन लेना है, किस बैंक से लोन लेना चाहिए, ईएमआई क्या है, ईएमआई का यूज़ कैसे करें, आपको लोन लेना भी है या नहीं, इंटरेस्ट रेट क्या है, अब कितना है। अगर आपको यह सब पता होगा तो आप आपके लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती। हाँ, लेकिन वही यूरोप, यूएस ऐसे देशों में या खंडों में फाइनेंशियल लिटरेसी कॉलेज, स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग फाइनेंशियली फ्री होने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह अपने फाइनेंशियल गोल पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उनका यह मेहनत भी काम आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह क्या कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे भारत में, इंडिया में ऐसा नहीं। हमें सिखाया नहीं जाता कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, क्या मतलब होता है लोन का, इसके फायदे नुकसान कुछ नहीं समझाए जाते। इसलिए हम उतने अच्छे तरह से डिसीजन नहीं ले पाते और हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल पूरा ही नहीं होता। इसलिए आप देख सकते हो, आपके आजू बाजू में बहुत से लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। किसी को अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं होते, तो कोई कोई लोग इतने अमीर होते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, लेकिन अपने काम में लगाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इनकम होगी। ये सब कुछ गलत है, ये दोनों ही गलत है। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम के वहाँ से एजुकेशन भी मिले और तो और फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे हो सके। यूएस, कनाडा, जापान इन देशों में फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल सब्जेक्ट है, लेकिन भारत में नहीं है। इसी की वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स एंड इवन पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए वह देश फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आगे है, लेकिन भारत फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आगे नहीं है। वहाँ पे बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स स्कूल में सिखाए जाते हैं। आपको कभी स्कूल में बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल सिखाया गया है? नहीं, आपको सिखाया नहीं गया। इसीलिए बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज से ही सिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स एंड फॉलो देम। आप अगर बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल सीख गए तो उसे फॉलो भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल सीख तो जाते हैं, लेकिन उसे असली ज़िंदगी में यूज़ नहीं करना चाहते। ये बहुत ही गलत तरीका है। जैसे आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ता है। इन्फॉर्म डिसीजन यानी आपको पता होना चाहिए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मतलब इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। जैसे आपने लोन लिया, आपने इतना बड़ा लोन लिया कि आप वो ईएमआई ही नहीं चुकता कर सकते, या उससे इतना कैश फ्लो ही नहीं आता कि आप उससे जो इंटरेस्ट होगा वो भी नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे लोन का कुछ यूज़ ही नहीं है। जैसे आपने समझिए, आपने शादी के लिए लोन लिया और वह इतना बड़ा है कि आप चुकता ही नहीं कर पाए, पे ही नहीं कर पाए, तो ये तो आपके बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। ऐसे
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आपको डील करता आना चाहिए। और तो और पहले तो ऐसे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन हो गए तो आपको इससे डील करना चाहिए। आप अगर कोई सर्विस या आपको अब मैं फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स का एक एग्जांपल दूंगा। आप अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आप मनी पहले ही दे रहे हो, तो आपके पास मनी देने का प्रूफ होना चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट या कोई भी रसीद, कुछ भी ऐसा जिससे आप ये दिखा पाए कि आपने पेमेंट की है और सर्विस नहीं मिली, या वह सर्विस किसी अगले दिन या डिफाइंड दिन मिलने वाली है। ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास यह प्रूफ नहीं है तो आप यह नहीं दिखा पाओगे कि आपने पेमेंट की है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। आपने एक घर खरीदा, आपको तो पता है घर खरीदने में कितने बड़े रुपए लगते हैं। अगर आप इसका प्रूफ नहीं रखोगे कि आपने पेमेंट कर दी है और आपको पोजीशन नहीं मिला, तो आप सोच ही सकते हो कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपको अगर आपको धोखा मिले तो। ये बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में से एक है। आप इससे समझ सकते हो कि आपको बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी में कवर होता है। आपको यह ज़रूर सीखना चाहिए और इसे ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। पेमेंट प्रूफ दिस विल हेल्प यू इन एनी स्कैम और नॉन सर्विसिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। आपको अगर वह प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिली और आपने पेमेंट कर दिया, अगर वह स्कैम निकला, तो इससे में भी आपके पैसे वापस मिलने के चांस होते हैं अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने पेमेंट किया। हाँ, यहाँ पे उतने कानून स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो वापस मिलने की इच्छा तो रखते हैं ना, इसलिए हमें अपने पास प्रूफ रखना चाहिए इन एनी सिचुएशन और एनी कंडीशन। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, आपने सर्विस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर दी लेकिन प्रोडक्ट आपको मिला ही नहीं, तब आपको पेमेंट प्रूफ काम में आता है। कुछ बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स बताना चाहता हूँ। पहला, बजट। बजट योर मनी। आपके पास कुछ इनकम आती होगी महीने में या साल में। इट डिपेंड्स ऑन एवरी सिचुएशन, बट यू शुड बजट योर मनी। आपके पास कितना इनकम आती है, आप उसमें से कितना एक्सपेंस करोगे, कितना रखोगे, मतलब सेविंग करोगे, कितना इन्वेस्ट करोगे, उससे क्या रिटर्न आएगा और आप उसे कैसे वापस एक्सपेंस करोगे या खर्चोगे, ये सब आपके पास लिखा होना चाहिए। मेनी टाइम्स वी इवन नॉट मेक नोट्स ऑफ what we are spending or even investing. It is very harmful. We, we have to make note of it. हमें हर बार अपने इन्वेस्टमेंट या यूं कुछ भी पैसा खर्च हो, उसका हिसाब किताब रखना चाहिए। अकाउंटेबल, बी अकाउंटेबल। आप अगर अपने हिसाब किताब नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने वह न्यूज़ सुनी होगी, एमआरएफ के शेयर एक इंसान ने 1990 में लिए थे। वह लगभग 20,000 के लिए थे और 2018-19 में उसकी कीमत 130 करोड़ हो गई। अगर समझिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लगभग रिश्तेदार यानी पोते को 2018 में बताया कि उनके पास इतने यह एमआरएफ के शेयर है और ऐसा किया। अगर उनके लिए उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, लेकिन समझे उन्होंने अगर कहीं लिखा हुआ होता और उन्होंने
वह लिखा हुआ अगर पहले ही बता दिया होता तो उनके यूज़ में आ जाते, उनके यूज़ में आ जाते वह इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपको लिखा होना तो चाहिए। अगर समझिए, खुदा ना करे लेकिन उनको कुछ हो गया होता तो इन उनके पोतों के तो को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके दादाजी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनका इतना फ़ायदा हो सकता है। इसलिए हमें लिखा होना चाहिए। हाँ, इनकी इम्प्लीकेशन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें लिखना होना चाहिए। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते बहुत बार, लेकिन समझे कुछ आप घर में तिजोरी में रख सकते हो, उसके कुछ ना कुछ ऐसे कर सकते हो जिसकी वजह से आपको भी अपने जान के लाले ना पड़े और आपके पास भी मतलब लिखा होना चाहिए, हिसाब किताब भी हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। डे टू डे एक्सपेंस लिखे होने चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए आपके जो एक्सपेंस होना वाला है उसके लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके लिए प्रोविज़न होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं लेते, क्या मतलब अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। अपने ऊपर तो खर्चा तो करना ही चाहिए। सेविंग सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रिंसिपल है सेविंग। इवन यू आर नॉट मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ इनकम, लेकिन आपको सेविंग तो ज़रूर ही करनी चाहिए। आप अगर सेविंग नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं बचा पाओगे अपने रिटायरमेंट के लिए। एंड आप अगर अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं बचा पाओगे तो आपका रिटायरमेंट बहुत ही कठिनाई से गुजरेगा। इसलिए आपको सेविंग करनी चाहिए और वो भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आप अपना खर्चा रिटायरमेंट का पूरा कर सकें। एजुकेशनल एक्सपेंस प्लानिंग, तीसरा पॉइंट है एजुकेशनल एक्सपेंस प्लानिंग। बच्चों को पढ़ाना या खुद भी पढ़ना, क्या नए कोर्स करना जिसकी वजह से आपकी स्किल इम्प्रूव हो, ये सब कुछ एजुकेशन एक्सपेंस प्लानिंग में आता है। आपको यह कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको एजुकेशन एक्सपेंस में बहुत बड़ा खर्चा करना चाहिए, लगभग आपको 30%। लेकिन वो कोई भी हो ऐसा नहीं, आपको क्वालिटी एक्सपेंस करना चाहिए। मतलब ऐसा एजुकेशन कोर्स लेना चाहिए जिससे आपके स्किल्स बढ़े, आपको उससे फ़ायदा हो, मतलब प्रॉफिट हो, आपकी इनकम बढ़े। इसे कहते हैं एजुकेशनल एक्सपेंस प्लानिंग। आप अगर एजुकेशन एक्सपेंस प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब समझिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको अगर पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या होता है तो आप वहाँ से पैसे कैसे कमाओगे। इसलिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन लेनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में कोर्स होगा, कोई कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो वह आपको लेना चाहिए। फोर्थ है इन्वेस्टिंग। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए या आपके इवन नॉट रिटायरमेंट, आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टिंग तो करनी ही चाहिए। मतलब रिटायरमेंट के लिए तो करनी ही चाहिए, लेकिन आपके जो फ्यूचर खर्चे हैं, एक्सपेंस है, उनको पूरा करने के लिए आपको एक मनी अलग रखना चाहिए और वह ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उसका इतना तो रिटर्न मिल ही जाए कि आपके फ्यूचर खर्चे निकल जाए। मतलब जो इन्फ्लेशन होता है उससे ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए। आप अगर इन्फ्लेशन अब समझिए 2020 में लगभग 8% के आसपास है। इवन ऑन सेफ साइड इट इज़ अबाउट 10%, मतलब 10% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यानी इसका सिंपल में बताया जाए तो इन्फ्लेशन मतलब आप अगर आज 100 रुपये आपके पास है तो अगले साल वह 90 रुपये ही रह जाएंगे। मतलब आप 90 रुपये का ही कुछ सामान खरीद पाओगे, क्योंकि बहुत से
वस्तुओं का, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का भाव, प्राइस बढ़ गया होगा, इसलिए आपकी पैसों की वैल्यू कम हो गई होगी। इसलिए आपको इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे कि आप जो फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाले हैं उसे पूरा कर सके। मतलब आप ऐसे जगह आपने 100 रुपये लगा रहे हो जिससे आपको 10% इन्फ्लेशन से लगभग ज़्यादा या उतना आपको इनकम या रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर एक्सपेंस पूरे कर सकते हो। मतलब आपको अब 100 रुपये के 110 रुपये मिलेगी, जिसकी वजह से आप जो आज की सर्विस या प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में भी लेने के कैपेबल हो गया। 5 प्रिंसिपल, नोट डाउन मनी, ट्रैक इट। आपको अकाउंटेबल होना चाहिए, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको इसके लिए एग्जांपल भी दिया है एंड आप समझ ही सकते हो कि आपको लिखा होना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है तो आप अच्छे से समझ के फाइनेंशियल यानी पैसों से जुड़े डिसीजन ले सकते हो। आपको इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए और उससे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए।